तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिन मेरे को कितने लगे। राइड का पूरा एक्सपेंस मिला के तो फिर आपका आगे की सारी बुकिंग गई। ये होटल्स बुक करने की सबसे बेस्ट और किफायती ट्रिक है। क्या ये राइड स्पॉन्सर्ड थी? यस, इट वाज स्पॉन्सर्ड। तो देखो, सबसे बेस्ट टाइम ये राइड शुरू करने का है दिवाली के आसपास वाला, या फिर रूम में 20 जगह जाके, हर कोने में जाके, नीचे फोन रख के, ऊपर फोन रख के। मैं हिंदी गाने कैसे यूज करती हूँ, मुझे कॉपीराइट नहीं आता है क्या? तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं इतना सोचती रहूंगी तो शायद मैं निकल ही नहीं पाऊंगी। तब इट हिट मी कि भाई ये तूने क्या सर पे ले लिया है, क्या मैं बैकअप टीम अपने साथ लेके चलती हूँ? आई वाज लाइक कि अब नहीं हो रहा, घर चल। पवन कल्याण वाली क्या स्टोरी थी। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 12 ज्योतिर्लिंग की राइड कंप्लीट करे मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, और सच बताऊं तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि थकान उतरी नहीं है। मैंने रेस्ट भी लिया है प्रॉपर, लेकिन 2 महीने बाद घर आई हूँ तो एक वो फीलिंग ही डिफरेंट है इस चीज़ की। एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं इस फीलिंग को। तो मैंने बोला था कि मैं एक एक्सपेंसेस की वीडियो बनाऊंगी कि कितना पेट्रोल में खर्च हुआ, कितना स्टे में खर्च हुआ, कितना खाने पीने में लगा, ओवरऑल इस राइड का कितना एक्सपेंस रहा। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक स्टोरी डाली थी, वहाँ पे भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसमें से मैंने मेन क्वेश्चन पिक कर लिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड आप लोगों को इस सीरीज़ का इंट्रो बहुत पसंद आया था, तो एक बार लास्ट बार वो इंट्रो सुन लेते हैं। हियर वी गो। तो ये इंट्रो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। बाकी मैंने जितने भी सारे मेन क्वेश्चन हैं उनकी एक लिस्ट बना ली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिन मेरे को कितने लगे। तो ये राइड कंप्लीट करने में मुझे पूरे 60 डेज लगे। एंड अगर आप चाहो तो और भी कम में हो सकता है। मेरे को 60 क्यों लगे वो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। एंड अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़, खर्चा, कि पैसे कितने खर्च हुए। तो पेट्रोल मेरा खर्च हुआ है ऑलमोस्ट, मैंने जो किलोमीटर कवर करे हैं वो थे 9800 किलोमीटर्स, और पेट्रोल का मेरा जो खर्चा आया है वो अराउंड 30,000 रुपीज़ आया है। और मेरी बाइक ने एवरेज दी थी 32-33 के आसपास। तो 32-33 की एवरेज में 9800 किलोमीटर्स में 30,000 रुपये इसलिए लगे क्योंकि पेट्रोल का जो रेट है वो हर स्टेट में अलग होता है। तो वो पूरा डिपेंड करेगा कि आपकी बाइक कितना एवरेज देती है और आप कौन से स्टेट में चल रहे हो, वहाँ पे पेट्रोल का रेट क्या है। अब जैसे आंध्र प्रदेश में पेट्रोल का रेट 110-111 रहता है, दिल्ली में 95 है, दिल्ली के आसपास जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, वहाँ पे भी इतना ही रहता है अराउंड। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से स्टेट में चल रहे हो। एंड अब अगर मैं बात करूँ खाने के कॉस्ट की, तो वो मुझे 37,000 के अराउंड का पड़ा था पूरा। इसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, जो भी मैंने ऐप्स यूज़ करे। तो छोटा मोटा कुछ भी मैंने खाया है, कहीं ढाबे पे रुकी हूँ, दुकान से कुछ खरीदा है, पानी पिया है, तो खाने पीने की सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। एंड इस राइड पे मुझे ये सब ऐप यूज़ करने की छूट थी, वरना अदरवाइज मोस्टली मैं पहाड़ों पे जाती हूँ तो वहाँ पे ये सब ऐप चलते नहीं है। तो इस राइड में मैंने पूरा फ़ायदा उठाया है इन ऐप्स का। बाकी ब्रेकफास्ट का बहुत बार ऐसा होता था कि मैं होटल बुक करते टाइम होटल में ही ऐड कर लेती थी एक्स्ट्रा पे करके। एंड अब बात करते हैं अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस की, होटल्स के एक्सपेंसेस की, कि मैं प्री बुक करती हूँ या मैं कैसे बुक करती हूँ, कब बुक करती हूँ, कौन से ऐप से बुक करती हूँ। तो एक्सपेंस की बात करूँ तो होटल्स का मेरे को पड़ा है 88,486 रुपीज़। राइड का पूरा एक्सपेंस मिला के 1.7 लाख हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा कैश भी कैरी करके चल रही थी और थोड़े मिसलीनियस खर्चे इधर उधर जो मुझे याद नहीं आ रहा, ऑब्वियसली वो राइड पे ही खर्चे थे, तो वो सब ऐड करके 1.7 हो गया है। एंड अगर आप लोग ये राइड करना चाहते हो तो आप थोड़ा कम बजट में भी कर सकते हो। जैसे आप होटल बुकिंग में अपना कट आउट कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से, खाना पीना आप अपने बजट के हिसाब से थोड़ा मैनेज कर सकते हो। बाकी पेट्रोल तो उतना ही लगेगा क्योंकि किलोमीटर सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो पेट्रोल के अलावा आप थोड़ा स्टे एंड फूड बजट में कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं होटल्स की। तो मैंने प्री बुक नहीं किया था, मैंने कुछ भी प्री बुक नहीं किया था क्योंकि इतनी लंबी राइड थी, और जब आप इतने दिन के लिए बाहर होते हो ना तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। सबसे पहली अनसर्टेनिटी तो यही थी कि जो मैंने ऑन पेपर राइड जब मैं प्लान करती थी तो मेरे को था कि 40 या फिर मैक्सिमम 45 डेज़ लगेंगे अगर मैं बहुत ज़्यादा भी रेस्ट लेती हूँ तो। लेकिन वो 45 डेज़ कब 60 में बदल गए पता ही नहीं चला, क्योंकि यार जब आप अकेले जाते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और एज अ क्रिएटर
अब मैं बहुत जगह रुकती थी, ट्राइपॉड लगाती थी, शूट करती थी, ड्रोन उड़ाने में बहुत टाइम जाता था एंड स्ट्रगल्स भी काफ़ी थे। मान लो मैंने पहले ट्राइपॉड सेट किया, फिर मैं बाइक लेके फ्रेम में आई, फिर मैंने फ्रेम पास करा, फिर मैं वापस से फिर ट्राइपॉड लेने आई, कैमरा रखा मैंने। और इस प्रोसेस में ना जैसे ही कैमरा आउट ऑफ साइट होता था तो एक वो डर रहता था कि यार कोई टक्कर ना मार दे, कोई गिरा ना दे कैमरा को, ट्राइपॉड को, तो वो एक थोड़ा डर रहता था। बाकी फिर रात में एडिटिंग भी करनी होती थी, तो यार बहुत सारी चीज़ें होती थी, सारी चीज़ें इम्प्रॉम्प्टू ही थी। एंड ड्रोन उड़ाने के लिए रुक जाओ कहीं पे तो आपका आधा घंटा कहीं नहीं गया। और एक चीज़ ये भी थी कि मैंने सोचा था कि मैं रात में ट्रैवल नहीं करूँगी, अंधेरा जैसे ही होगा मैं एक अच्छा टाउन देखूँगी, एक अच्छा होटल देखूँगी और वहाँ रुक जाऊँगी। तो प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं था, सब कुछ ऑन द गो ही डिसाइड हुआ था। क्योंकि आप इतने लंबे दिन के लिए निकल रहे हो, आपको नहीं पता ना कहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको कितने दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा। अब जैसे बात करें, जब मैं आंध्र प्रदेश में थी, वाइजैक में थी, तो एक साइक्लोन आ गया था, मुझे वहाँ पे 3-4 दिन रुकना पड़ा था। तो सब कुछ बहुत रैंडम था, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। और अगर आप पहले ही बुक करके रख लोगे तो फिर आपका आगे की सारी बुकिंग गई। तो नेक्स्ट डे क्या करना है ये मैं उसी दिन रात में बैठ के सोचती थी। इट वाज लाइक दैट। बाकी अभी आते हैं होटल बुकिंग पे। होटल बुक करते टाइम मेरे 2-3 मेन पॉइंट्स होते हैं जो मैं देखती हूँ। सबसे पहला तो वो थोड़ा पॉपुलेटेड एरिया में होना चाहिए। आप गूगल मैप खोलोगे, आपको किसी भी सिटी, किसी भी टाउन में बुक करना है तो आप उसमें थोड़ा सा जूम इन करो। गूगल मैप में ऊपर 2-3 पॉइंट्स होते हैं कि आपको पेट्रोल पंप ढूंढना है, होटल ढूंढना है, रेस्टोरेंट ढूंढना है, तो वहाँ पे होटल्स पे क्लिक करो और वो जितने भी उस एरिया के लिस्टेड होटल्स हैं वो आपको दिखा देगा गूगल मैप्स। एंड किसी भी सिटी में हो, छोटी सिटी हो या बड़ी सिटी हो, बस उस होटल की जो सराउंडिंग्स हैं वो थोड़ी पॉपुलेटेड होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, रेटिंग्स क्या है, रिव्यूज़ कैसे हैं, वो सब भी बहुत मैटर करता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आज मेरे को तमिलनाडु में एंटर करना है, वेलोर रुकना है, ठीक है। तो मैंने गूगल मैप्स खोला, मैंने वेलोर सर्च करा और वो सर्च करके मैंने होटल्स पे क्लिक करा तो वो वहाँ के सारे जितने भी होटल्स हैं वो सब दिखा देगा। और जब आप जूम इन करोगे ना, हर एक स्ट्रीट में, हर एक एरिया में, तो कोने में छुपा एक एक होटल वो आपको दिखा देता है। एंड फिर मैं अपने बजट के हिसाब से वहाँ पे ढूंढ के वहीं से बुक कर लेती थी। गूगल मैप्स में क्या होता है कि वो सारी साइट्स लिस्टेड होती हैं, बाकी साइट्स पे क्या प्राइस है वो सब वहाँ पे दिखाता है। तो जिस भी साइट पे आपको सबसे कम प्राइस दिखे उस साइट से बुक कर लो। और एक और प्लस पॉइंट ये है कि कभी कभार क्या होता है ना, टोटली लक की बात है कि आपने होटल देखा, आपने प्राइस देखा, आपको ज्यादा लग रहा है या फिर नहीं भी लग रहा है, तो अगर उस होटल का नंबर लिस्टेड है ना गूगल मैप पे, तो वहाँ से कॉल करो रिसेप्शन पे होटल की और उनसे पूछ लो कि क्या प्राइस है, किस प्राइस में वो आपको देंगे। क्योंकि कभी कभी ना जो वो प्राइस बताते हैं वो साइट वाले लिस्टेड प्राइस से भी कम होता है। तो ये चेरी ऑन द केक वाली बात है। तो हाँ, यही कुछ पॉइंट्स हैं। ये होटल्स बुक करने की सबसे बेस्ट और किफ़ायती ट्रिक है। बाकी मैंने सोचा था कि मैं कोशिश करूंगी कि 2000 से ऊपर के होटल में ना रुकूं। तो काफ़ी बार मेरे को 1200 में भी अच्छे अच्छे होटल्स मिले हैं। आधी बार ऐसा हुआ कि 2000 में भी नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे बजट मुझे एक्सीड करना पड़ गया। एंड आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा कि क्या ये राइड स्पॉन्सर्ड थी। सो यस, इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय मी ओनली। किसी ब्रांड ने नहीं करी थी, ये सारा खर्चा मैंने खुद ही उठाया है। एंड एक दिन तो लिटरली ऐसा टाइम आ गया था जब मेरे अकाउंट में बस 10 रुपए ही बचे थे, लेकिन उस दिन शाम में कहीं से पेमेंट आनी थी तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुई। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई। ऑब्वियसली 10,000 किलोमीटर की राइड में मैंने सिर्फ 12 वीडियो बनाई है, तो मैंने उसमें बस मेन चीज़ें और मेन स्ट्रगल्स ही कवर करे हैं। एंड एक क्वेश्चन ये भी था कि मैंने अपना डेली स्टे, डेली कितना किलोमीटर चलना है एंड आइटनरी कैसे प्लान करी। तो देखो, सबसे बेस्ट टाइम ये राइड शुरू करने का है दिवाली के आसपास वाला। उसमें क्या होगा कि आप केदारनाथ से शुरू करो। दिवाली के टाइम पे केदारनाथ में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है। एंड सेकंड चीज़, जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बारिश का सामना करना पड़ सकता है ईस्ट कोस्ट पे, लेकिन वो गर्मी झेलने से ज़्यादा बेटर है। एंड फिर केदारनाथ मुझे ट्रैक करके भी जाना था, पैदल यात्रा करके जाना था। तो फिर मैंने सबसे पहले केदारनाथ से ही शुरू किया कि सबसे पहले केदारनाथ करूँगी। वो एक इतना लंबा चौड़ा जो टास्क दिखता है शुरू में कि इतना ट्रैक करके जाना है और फिर वापस आना है, उसको सबसे पहले निपटाती हूँ। अब नेक्स्ट ये है कि मैंने आइटनरी कैसे प्लान करी। तो देखो, आइटनरी के लिए मेरे पास मैप्स पे ऑलरेडी 12 माइलस्टोन्स थे, तो मैंने उन 12 माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग ही बीच में अपने स्टॉप्स डिसाइड करे थे। और पता है होता क्या है कि आप ऑन पेपर ना कितनी भी चीज़ें प्लान कर लो, लेकिन जब आप फिजिकली उस सिचुएशन में प्रेजेंट होते हो तो पेपर के अकॉर्डिंग चीज़ें जाती नहीं है। अब जैसे मैंने डिसाइड करा था कि मैं केदारनाथ से काशी 2
दिन में चली जाऊंगी। अराउंड 1000 किलोमीटर है आई गेस, तो 500 किलोमीटर चल लूंगी 2 दिन में। बट उस सिचुएशन में जब मैं थी तो मुझे समझ आया कि 2 दिन में ये पॉसिबल नहीं है, 3 दिन लगेंगे, क्योंकि मेरे पे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि मुझे रात में भी ट्रैवल नहीं करना, और फिर दिन भर में थोड़ा टाइम शूटिंग में भी चला जाता था। अगर ये सारी चीजें मुझे नहीं करनी होती तो बंदा 500-600 किलोमीटर एक दिन में आराम से चल सकता है। और फिर रात में एडिटिंग करनी होती थी, डाटा इधर उधर करना होता था, ट्रांसफर करना होता था, तो सुबह मैं कभी भी टाइम से नहीं निकल पाती थी। मैंने बहुत कोशिश करी। आई थिंक 60 दिन की राइड में एक तो मैं घर से जल्दी निकली थी पहले दिन, और फिर जब मुझे केदारनाथ से काशी आना था तो आई थिंक मैं 7 बजे रेडी हो गई थी। उसके अलावा एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं 10 बजे से पहले निकली हूँ। एंड बाकी यार, जब मैं सीरीज की वीडियोस एडिट करती थी तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। एक तो 2 ज्योतिर्लिंग के बीच का डिस्टेंस कवर करने में ही बहुत टाइम लग जाता था। 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे हफ्ता लग रहा है एक ज्योतिर्लिंग से दूसरे ज्योतिर्लिंग जाने में। तो वो डेली का डाटा शूट करना, डेली ट्रांसफर करना, फिर उसे एडिट करना, फाइन ट्यून करना, एंड फिर वीडियो रेडी होने के बाद उसको अपलोड करना, क्योंकि मैं 4K में शूट करती हूँ तो मेरी वीडियो बहुत ज्यादा बड़े साइज की बनती है, तो हर बार उतना अच्छा नेटवर्क नहीं मिल पाता था, तो इसलिए वीडियो कभी कभार डिले भी हो जाती थी। क्योंकि राइड पे जब आप होते हो, ऑन द गो आप होते हो, और आपकी वीडियो का साइज इतना बड़ा होता है तो मुश्किल होता है वीडियो अपलोड करना, स्टेबल नेटवर्क मिल पाना। बहुत बार ऐसा होता था कि जिस होटल में मैं हूँ वहाँ का वाईफाई नहीं चल रहा, ठीक है। अब मेरे पास फोन में 5G अनलिमिटेड वाला मैंने प्लान लिया हुआ है, तो कभी कभार क्या होता है कि जिस होटल में आप रुके हो, जो आपका रूम है, उसकी लोकेशन ऐसी होगी कि या तो बिल्कुल कोने में या बिल्कुल ऐसा बीच में, वहां तक नेटवर्क आते ही नहीं है। आपके फोन के नेटवर्क भी नहीं आते, सेल्यूलर नेटवर्क भी 1 या 2 डंडा आता है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं आधी बार, अगर मुझे रिसेप्शन सेफ लग रहा है होटल का, तो मैं रात भर वहां पे अपना लैपटॉप छोड़ती थी, या फिर रूम में 20 जगह जाके, हर कोने में जाके, नीचे फोन रख के, ऊपर फोन रख के स्पीड टेस्ट करती थी कि कहाँ पे स्पीड अच्छी आ रही है। मान लो ऊपर वाले किसी कोने में स्पीड अच्छी आ रही है तो फिर कुछ जुगाड़ करके वहां पे फोन में सेट करती थी। तो बहुत सारी चीजें मैं करती थी ऐसे। चलो अब बात करते हैं सेफ्टी की। बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो के अगर मैं बोलूँ, अगर आप फीमेल हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो इंडिया सेफ नहीं है। इंडिया क्या, वर्ल्ड का कोई भी कोना सेफ नहीं है। अच्छे लोग भी हर जगह हैं एंड बुरे लोग भी हर जगह हैं, एंड बुरी चीज़ें कहीं भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। एंड फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में वो रेशो थोड़ा हाई रहता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही हाई रहता है। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करें? सबसे पहला तो ये कि आप अपनी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा अवेयर रहो, और दूसरी चीज़ ये कि आप डेलिबरेटली वो चीज़ें मत करो जिनसे आपको लगता है कि आप ट्रबल में आ सकते हो। जैसे मान लो आपको पता है कि नहीं, ये रूट सही नहीं लग रहा है, यहाँ से नहीं जाना चाहिए, या इस होटल में नहीं रहना चाहिए, यहाँ से अच्छी वाइब नहीं आ रही, इस जगह नहीं रुकना चाहिए खाने के लिए। अपनी गट फीलिंग के साथ चलो, इंस्टिंक्ट के साथ चलो, वो चीज़ें कभी गलत नहीं होती। तो मैं इस राइड में ये सारे प्रिकॉशंस लेके चली थी। राइड भी मोस्टली नेशनल हाईवेज की थी, बहुत ज़्यादा कोई आइसोलेटेड एरिया नहीं था, तो मेरे को टच वुड इस राइड में एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ। बाकी राइड स्टार्ट करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बिहार और झारखंड वाली बेल्ट में मुझे शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट वहाँ पे भी मुझे अच्छे लोग मिले। तो अगेन वही बात आती है कि अच्छे लोग भी हर जगह हैं एंड बुरे लोग भी हर जगह है। तो प्रिकॉशंस तो हमें ही लेने हैं। बाकी बॉडी लैंग्वेज आपकी जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगी ना, उतना ज़्यादा फर्क पड़ता है उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब वो कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है ना, तो अगर कोई गलत इंटेंशन से भी आ रहा होगा तो he will stay away, they will stay away। तो ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने बहुत बार पूछा है, आप बहुत बार करते हो, ईमेल्स भी करते हो, DMs भी करते हो, एंड आई थिंक जब से राइड शुरू हुई है आप तब से पूछ रहे हो, इवन उससे भी पहले से पूछते आ रहे हो कि मैं हिंदी गाने कैसे यूज़ करती हूँ, मुझे कॉपीराइट नहीं आता है क्या। तो जो मैं सॉन्ग्स यूज़ करती हूँ वो लाइसेंस्ड होता है, आई पे फॉर देम, उसके बाद ही मैं उनको यूज़ करती हूँ। तो मैं लीगली यूज़ करती हूँ तो फिर कॉपीराइट नहीं आता है। एंड आई थिंक ये जितने भी गाने हैं ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है सारे एक तो, एंड वो सिर्फ लाइसेंस्ड ही हैं, तो शायद आर्टिस्ट ने उनको मेन स्ट्रीम में रिलीज़ भी नहीं करा है। तो मैंने भी बहुत बार कोशिश करी है यूट्यूब पे सर्च करने की, पर मिलता नहीं है। तो अगर आपको ये गाने रिपीट पे सुनने हैं तो आपको मेरा ही व्लॉग्स देखने पड़ेंगे बार बार, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड बाकी अगर बात करें कि बाइक में कोई इशू आया या नहीं आया, तो बाइक में एज सच मेजर कुछ इशू नहीं आया। चेन थोड़ी लूज होती थी बीच में, उसको मैं इधर उधर मैकेनिक ढूंढ के ठीक करवा लेती थी। बाकी पंचर भी एक बार भी नहीं हुआ, और अगर होता भी तो मेरे पास पंक्चर किट है, टायर इन्फ्लेटर है, ये सारी चीज़ें मेरे पास होती हैं। तो अगर पंचर भी होता तो वो भी टैकल हो जाता इजीली। बाकी मैंने बाइक प्रिपेयर अच्छे से करवाई थी निकलने से पहले, 1-2 स्पेयर पार्ट्स भी लेके चल रही थी, बट कोई इशू नहीं आया एज सच। एंड अब बात करते हैं कि ये सोलो ट्रैवल
पैदल इतना लंबा जाना, ये वाला फियर मैंने कैसे ओवरकम करा। तो ये भी वन डे एट अ टाइम था, क्योंकि ये राइड ना मैंने बहुत टाइम से प्लान कर रखी थी। आई थिंक जून में मैंने सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी और दिवाली के आसपास निकलूंगी, क्योंकि वो बेस्ट टाइम है मेरे अकॉर्डिंग। तो प्रिपरेशन तो हो गई थी, मतलब सारा स्टफ पैक हो गया था, बट वो मेंटल प्रिपरेशन वो हो ही नहीं पा रही थी। वो एक जो कॉल होती है ना कि हाँ अब निकल जा, वो मेरे को एंड डे तक भी नहीं मिली। और फिर मुझे समझ आया कि वो चीज़ फील कभी होगी ही नहीं, क्योंकि मैं कैसे 40 दिन एक साथ अपने दिमाग में प्लान कर सकती हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इतना सोचती रहूँगी तो शायद मैं निकल ही नहीं पाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि निकल जाते हैं, आगे जो होगा वो अब आगे ही देखेंगे, रास्ते में देखते रहेंगे, वन डे एट अ टाइम लेंगे इस चीज़ को। मैंने केदारनाथ से स्टार्ट किया था, सबसे पहली मेरी डेस्टिनेशन केदारनाथ ही थी, तो वो वाला रूट ना मेरे लिए बहुत फेमिलियर है, तो तब मुझे इतना फील नहीं हुआ। लेकिन जब मैं केदारनाथ से वापस काशी की तरफ जा रही थी, तब इट हिट मी कि भाई ये तूने क्या सर पे ले लिया है। तो फिर मैंने बस एक एक दिन आगे का सोच के चला, और वो कैसे 60 दिन निकल गए पता नहीं चला। मतलब पता चला बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई थी। आप लोगों ने भी काफी क्वेश्चन पूछा है कि मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करा, लोनलीनेस नहीं फील हुई क्या? तो लोनलीनेस तो ऐसा सच नहीं फील हुई, क्योंकि मैं अपनी कंपनी बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ। बाकी हाँ, 60 डेज थे, तो 60 डेज तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होते हैं। घर से बाहर अननोन प्लेस पे अननोन लोग आसपास आपको दिखेंगे, तो बहुत बार बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है। तो उन मोमेंट्स पे मैं घर पे फ़ोन कर लेती थी, मैं अपने दोस्तों को फ़ोन कर लेती थी। बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉक्स होती थी कि तेरे को करना है, यू आर मेड फॉर दिस। बीच में तो ऐसा भी हुआ था जब आई थिंक लास्ट का थोड़ा टाइम बचा था, जब मैं एमपी में थी। आई वाज लाइक कि अब नहीं हो रहा, घर चल। और फिर मैंने सोचा कि एमपी से घर जाऊंगी तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस ट्रैवल करके ही तो जाना पड़ेगा, बाइक को कहाँ छोड़ के जाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि अब इतना चलना है तो बाकी का रीरूट करके कंप्लीट ही कर लेते। तो बहुत बार ये सिचुएशंस हुई थी जब बीच में लगा कि यार नहीं होगा। फिर बहुत सारी सेल्फ टॉक्स होती थी, तो बीच में थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल पा रहा था, न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो रहा था बॉडी का। तो मैंने बहुत दिन बहुत ज़्यादा रेस्ट भी लिए हैं बीच में। जब मेरा कुछ करने का मन नहीं होता था, मैं बस रेस्ट करती थी। लेकिन एंड में चीजें हो गई, एंड एज ऑलवेज भला तो सब भला। एंड 3-4 लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या मैं बैकअप टीम अपने साथ लेके चलती हूँ। तो नहीं भाई, मैं अकेले ही थी, कोई बैकअप टीम नहीं थी मेरे साथ। आई वॉज ऑन माई ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने ये पूछा था कि मैं डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, स्टेट्स ये सब कैसे मैनेज करती हूँ। तो मैंने न्यूज़ तो बहुत पढ़ी है कि लैंग्वेज वॉर होती है, लोग एक दूसरे को मारते पीटते हैं उस नाम पे, पर मैंने पर्सनली ऐसा कभी फील नहीं करा। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, लोकल्स के साथ जितना भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, अगर लैंग्वेज बैरियर है तो वो इमोशंस या फिर इशारे या फिर टूटी फूटी इंग्लिश मोस्टली सबको समझ आ जाती है, तो कम्युनिकेशन हो जाता है। मुझे ऐसा कोई इशू हुआ नहीं है पर्सनली। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैन वी ट्रस्ट गूगल मैप टोटली। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं हमेशा गूगल मैप पे ट्रस्ट करके ही जाती हूँ, एंड 99% ऑफ द टाइम्स गूगल मैप सही रहता है। मान लो कभी कभार ऐसा हो रहा है कि आप हाईवे पे चल रहे हो और गूगल मैप आपको रीरूट करा के कहीं लेके जा रहा है या किसी पतली सी सड़क पे उतार रहा है, तो आप वहाँ पे पहले रुको, मैप्स को जूम आउट करो और फिगर आउट करो कि ये रास्ता निकाल के कहाँ लेके जाएगा। अगर ये उसी रास्ते पे मिला रहा है तो ऑब्वियसली टेक सीधा। जब थोड़ा ऐसे जूम आउट करके अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके थोड़ा स्मार्टली उस चीज को प्ले कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपने ये भी पूछा था कि मैं जो ड्रोन का रिमोट कंट्रोल माउंट यूज करती हूँ हैंडल बार पे, वो कौन सा है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। एंड बाकी जो मैं 12 गिफ्ट्स लाई थी 12 लोगों के लिए, उनको डिलीवर कराने का प्रोसेस अभी भी चालू है, तो इसके बाद वही वीडियो आएगी। लेकिन मैंने सोचा है मैं वो वीडियो मेंबरशिप पे डालूंगी। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स हो गए हैं अपने चैनल के, मैंने आज तक शाउट आउट नहीं दिया मेरी मेंबरशिप को यार, अब मैं दे रही हूँ। एंड फिर मैंने ये भी सोचा कि मेंबर्स के जो पर्क्स होंगे वो ये होगा कि मंथली हम लाइव कर लिया करेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़े कम लोग होते हैं कंपैरेटिवली, तो आई थिंक सबके क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे इजीली हो सकते हैं। और 2-3 क्वेश्चन ये भी आए थे कि मैं ऐसा क्या टूल यूज करती हूँ जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी ट्रिप कितने % कंप्लीट हो गई। तो उस चीज के लिए कोई टूल नहीं है, बस बहुत ही ज्यादा सिंपल था कि 10,000 किलोमीटर्स की मेरी पूरी राइड थी, तो अगर उसमें से मान लो 300 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए तो सिंपली 33% मेरी राइड कंप्लीट हो गई, बस इतना ही था। उसके लिए कोई टूल यूज नहीं किया मैंने। राइडिंग गियर्स क्या स्पेसिफिक यूज करे मैंने, तो आई थिंक उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं कभी, क्योंकि इस वीडियो में फिर टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एंड में आते हैं कि पवन कल्याण वाली क्या स्टोरी थी।
ये आई थिंक बहुत लोगों का क्वेश्चन है। तो श्रीशैलम वाली वीडियो जब आपने देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि थोड़ा इशू अकोमोडेशन का वहाँ पे आया था, बट वो मेरे एंड से मैनेज हो गया था। मैंने किसी को कंप्लेन नहीं करी, कुछ भी नहीं बोला, वो नॉर्मली मैंने बस वीडियो में दिखाया था कि ऐसा ऐसा आई फेस्ड एंड ठीक है। एंड में जाके मेरे को एक डॉर्मेट्री में अकोमोडेशन मिल गया था। और उसके बाद फिर मैं अपना रामेश्वरम करके ऊपर महाराष्ट्र पहुंची। जब मैं सोलापुर पहुंची तो मुझे कॉल आया, तो मैंने कॉल उठाया एंड दे वर लाइक कि हम पवन कल्याण गारू के ऑफिस से बोल रहे हैं। ही सेड कि सर ने आपकी वीडियो देखी एंड सर वांट्स टू अकोमोडेट। सर को अच्छा नहीं लगा कि आपको ऐसा इशू हुआ, आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसा इशू किसी को भी होना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने मेरे से डिटेल में पूछा कि हुआ क्या था, मैंने बताया उनको। फिर मेरे को पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा था, तो उन्होंने मेरे से पुलिस वाले का नाम भी पूछा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नाम नहीं याद था किसी का भी, क्योंकि मैंने नाम देखा ही नहीं था किसी का भी। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को ज़्यादा इशू नहीं हुआ, मैंने सॉर्ट कर लिया था, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। बट दे सेड कि सर चाहते हैं कि आप फिर से आओ और आपके दर्शन इस बार अच्छे से हम कराएंगे प्रोटोकॉल के साथ। और वो चाहते थे कि जितना जल्दी से जल्दी आ जाओ उतना ही सही है। लेकिन उस टाइम मैं महाराष्ट्र में एंटर ही करी थी और मेरी आधी जर्नी पेंडिंग थी ऑलमोस्ट। तो मैंने उनको बोला कि अभी मैं नहीं आऊँगी, अभी मैं नहीं आ सकती बीच में छोड़ के, अभी एक बार मैं पहले अपनी पूरी जर्नी कवर कर लेती हूँ, उसके बाद घर पहुँच के उसके बाद मैं आऊँगी। तो मैंने तो 45 डेज सोच के उनको बताया था कि हाँ मैं इस डेट को घर पहुँच जाऊँगी, तो आप तब मेरे को कॉल कर लेना। पर जब उन्होंने मेरे को उस डेट को कॉल किया तो तब मैं राजस्थान में थी, मैं तब भी घर नहीं पहुँची थी एंड आई वाज लाइक कि मैं 10 दिन बाद आऊँगी, क्योंकि अभी मैं घर पहुँचूंगी थोड़े दिन में, उसके बाद थोड़े काम निपटाने हैं, थोड़ा सा रेस्ट करना है 1-2 दिन का। तो उसके बाद फिर मैं घर आके वापस हम लोग गए आंध्र प्रदेश। दिल्ली से हैदराबाद की फ्लाइट थी, वो लोग हमको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए। उसके बाद हम डायरेक्ट श्रीशैलम गए। वहाँ पे हमने उसी सदन में, गणेश सदन में, जहाँ पे मेरे को स्टे के लिए मना किया गया था, वहीं पे स्टे हुआ और अच्छे से दर्शन हुए मल्लिका अर्जुन के भी। फिर हम अपना खाना वाना खा के मस्त गाड़ी में बैठे और ओवरनाइट ड्राइव करके हम पहुंचे तिरुपति। फिर नेक्स्ट डे हमने तिरुपति बालाजी के दर्शन करे। प्रोटोकॉल ऑफिसर हमारे साथ थे पूरे टाइम, जितने भी 3-4 दिन हम लोग आंध्र प्रदेश में रहे। फिर हम एक और टेम्पल में गए थे, श्री कालहस्ती मंदिर। के बाद हमने रात भर ड्राइव करी और हम रात में आके पहुंच गए विजयवाड़ा। एंड नेक्स्ट डे मिलना था पवन कल्याण सर से, तो नेक्स्ट डे फिर उनसे मिले, मस्त बात करी, उनकी बाइक भी देखी मैंने, हार्ले डेविडसन है उनके पास, फैट बॉय। उसके बाद हम थोड़ा विजयवाड़ा घूमे, मंगलागिरी में साड़ियाँ देखी, साड़ियाँ कैसे बनती है, उनकी फैक्ट्रीज में गए, मतलब ए से लेके जी तक का प्रोसेस पूरा देख लिया। तो ऐसा कुछ था। फिर नेक्स्ट डे हम वापस फ्लाइट से घर आ गए। तो ये थी पवन कल्याण सर की स्टोरी, आंध्र प्रदेश की स्टोरी। और सबसे मेन चीज जो हुई वो ये हुई कि जो रूल्स थे कि सोलो ट्रैवलर्स को अकोमोडेशन मिलने में थोड़ा इशू होता था, वो रूल्स अब रिफॉर्म कर दिए गए हैं तिरुपति बालाजी में भी और मल्लिका अर्जुन में भी। ये रूल इसलिए था क्योंकि वहाँ पे आई थिंक पास्ट में ना कुछ लोगों ने आई थिंक सुसाइड कमिट किया है अकेले आके रूम में। तो ये रूल अब रिफॉर्म हो गया है। इसमें अभी आपको पुलिस स्टेशन फिर से जाना पड़ेगा NOC लेने के लिए, बट आई थिंक पुलिस वाला अब आपको मना नहीं करेगा जैसे मुझे मना करा था। तो हाँ, स्टे का इशू नहीं आएगा। और जिस दिन मुझे उनका कॉल आया था ना पहली बार, उसी दिन सुबह मैंने अपने YouTube पे एक कमेंट पढ़ा था, उसमें किसी ने लिखा था कि आपकी वीडियो ने ना श्रीशैलम में हंगामा मचा दिया है। मैं कंफ्यूज हो गई कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, मैं तो कुछ गलत चीज़ें ना तो दिखाती हूँ ना बोलती हूँ, ना ऐसा कुछ भी नेगेटिव होता है मेरी वीडियोस में। मुझे शाम में कॉल आया, फिर ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हुई। सो दिस वाज द होल स्टोरी। आई थिंक सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गए हैं, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई है। तो बस इस वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट साइड की प्रिपरेशन में। इससे पहले एक वो 12 गिफ्ट्स वाली भेजने वाली वीडियो आएगी, तो वो भी आप देख लेना। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। टू बी कंटिन्यूड अभी खत्म हो चुका है। अगली कोई ऐसी अच्छी बड़ी सी सीरीज आएगी तो शायद फिर से शुरू हो जाएगा, बट अभी के लिए बाय बाय।